दहशत अभी भी वैसे ही था और पिया भी ऐसे ही बाहर बालकनी की तरफ खड़ी होकर ऊपर की तरफ देख रही थी। यह सोच कर उसका मन घबरा रहा था कि आखिर उसने कौन से पाप किए थे जो उसके साथ यह सब हो रहा था। शाम होने वाली थी लगभग और शाम को हवाएं जब मध्यम मध्यम चलती थी तो वह और खूबसूरत लगती थी। और पिया जो सिकरवार भवन था उसके आसपास के नजारे इतने खूबसूरत हो रहे थे क्योंकि इंसान का मन कितना भी उथल पुथल में हो लेकिन बाहर की शांति देखकर मन शांत हो जाता था। और इस वक्त वहां की शांति देखकर पिया भी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि केतकी जी की अगली चाल क्या होने वाली थी। वह अगली बार उसे परेशान करने के लिए क्या करने वाली थी। यहाँ पर के सामने भी कुछ चल रहा था। अभी भी पूरी तरह से शाम नहीं हुई थी और इसीलिए वह छत पर नहीं जा रही थी। धूप तो बहुत ज्यादा हो चुकी थी, बस शाम होने में कुछ वक्त था। इसीलिए पिया चाहकर भी पूरी तरह से टेरेस पर जाकर इन हवाओं को महसूस नहीं कर पा रही थी। वहीं पर अंदर से दहशत की गुस्से में आवाज आई, मुझे टॉवेल दो, मैं अंदर नहीं लेकर आया हूँ। उसकी कड़क आवाज सुनकर पिया अब एकदम से घबरा गई और जल्दी से अंदर जाकर टॉवेल ढूंढने लगी। उसने क्लोसेट से टॉवेल निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ाया। वॉशरूम का दरवाजा हल्का सा खुला था और दशरथ का हाथ बाहर था। दहशत का हाथ बाहर आया हुआ था लेकिन पिया उसका हाथ देखकर ही घबरा रही थी। उसने कैसे भी करके दहशत के हाथों में टॉवेल पकड़ा दिया। ना जाने दहशत के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने एक झटके में पिया को अंदर खींच लिया और अचानक से झटके से अंदर आने की वजह से पिया एकदम से उसके सीने से टकरा गई। और जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। दहशत बॉक्सर में था पर फिर भी उसकी हर चीज रिवील हो रही थी, जिस वजह से पिया की आंखें एकदम से बंद हो गई और वह अचानक से पलटकर अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथों को रखकर बोली, ऐसे आप मुझे कैसे खींच सकते हैं? आपके अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? ऐसा कहकर वह जल्दी से वॉशरूम से निकलने को हुई लेकिन वो निकलती उसके पहले ही पीछे से दहशत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। और पिया को अपनी बाहों में भरने के बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसने अपनी लाइफ में सब कुछ पा लिया था। अब उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। उसकी आंखें बंद हो गई थी और वह पिया को अपनी बाहों में महसूस कर रहा था। पिया अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन पीछे से दहशत ने अपनी बाहों में उसे इतनी जोर से पकड़ा था कि पिया की कमर और बाजू की हड्डियां ऐसा लग रहा था टूट ही जाएंगे। पिया अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, प्लीज, क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सच में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है हड्डियां टूट जाएगी। इस पर दहशत ने तुरंत उसे अपनी तरफ पलट दिया और अब तक दहशत ने उसका गला पकड़ लिया था, जिसकी वजह से पिया और रो रही थी। दहशत उसकी आंखों में देखकर उसे धमकाते हुए बोला, अगर अब तुमने रोने की कोशिश की ना तो मैं अपने सारे कपड़े निकाल दूंगा और फिर तुम मुझे वैसे ही देखोगी बिना कपड़ों के। उसके बाद रोना, उसके बाद जितनी मर्जी उतना रो लेना। नहीं, मुझे नहीं देखना है आपको, मुझे आपको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर दहशत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने मन में बोला, दहशत को देखने के लिए लाखों लड़कियां मरती है, अगर मैं उनके सामने कपड़े उतार दूं तो मेरे सामने यूं बिछ जाएगी। और इसे देखो, बीवी है मेरी, इसके ऊपर जान छिड़क रहा हूँ और यह है कि मुझे मुझे रिजेक्ट कर रही है। ऐसा कहकर दहशत ने अपनी कमर पे टॉवेल बांधा और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर बाहर आया। पिया घबराते हुए बोली, एक्चुअली मैं उस तरह से नहीं बोल रही थी, वह मैं कह रही थी कि डॉट। इतना कहकर वो रोने लगी। दहशत मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखकर बोला, जो काम हमारा पूरा नहीं हुआ है ना, वह आज रात को पूरा हो जाएगा। वैसे भी आज जो डिसीजन लेने वाला हूँ उसके बाद तो तुम्हारे अंदर की आत्मा कांप जाएगी। उसके बाद तुम सोचना कि तुम क्या करने वाली हो। ऐसा कहकर उसने अपनी टॉवल को खोलने की कोशिश की तो पिया एकदम से अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, मत कीजिए, मुझे शर्म आती है। वहीं पर उसकी शर्म देखकर ना जाने क्यों दहशत का स्माइल करने का मन कर रहा था, लेकिन वह स्माइल करता एक नंबर का खड़ूस इंसान था। कहाँ से स्माइल करता, बस उसकी आंखों में चमक आ गई थी पिया को इस तरह से देखकर। इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम, उसे देखकर कोई कैसे न बेसब्र हो जाए। वह उसे देख रहा था लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने कुछ घूम गया। उसने पिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे लेकर टेरेस पर आ गया। पिया घबराते हुए बोली, बहुत धूप है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी तो फिर आएंगे ना? मुझे नहीं आना है। दहशत ने डायरेक्ट उसे ऊपर खींचकर टेरेस पर खड़ा कर दिया और दरवाजा बंद करके उसके पास आते हुए बोला, यहाँ पर तुम बिना चप्पल के और बिना कुछ पहने रहोगी। लाइक तुम्हें बिना चप्पलों के रहना होगा और अपना हाथ यहाँ स्टील के स्टैंड पर रखना होगा। उसकी बात सुनकर पिया घबरा कर बोली, धूप में बहुत जल्दी स्टील तपता है, स्टैंड बहुत तपी हुई है, मैं कैसे पकड़ लूंगी? उसने अपनी मासूमियत के साथ कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि दहशत पागल ना हो जाए। उसने तभी एकदम से उसकी कमर को दबाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, उस लड़के को हाथ लगाने से पहले सोचा था कि कैसे जल रहा है, बस ऐसे ही मेरा दिल जला था, जैसे आज तुम्हारा हाथ जलेगा। ऐसा कहकर उसने उसके दोनों हाथ स्टील के स्टैंड पर रख दिए। अब स्टील का स्टैंड जो पूरा दिन धूप में जला हुआ था, एकदम से उसके हाथ उस पर रखने की वजह से वह एकदम से जलने लगी। वह अपना हाथ हटा रही थी कि तभी दहशत ने उसके दोनों हाथों पर अपना हाथ रख दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर हाथ हटाने की कोशिश की तो आज रात भर यहीं पर खड़ी रहोगी, उसके बाद कल पूरा दिन भर ऐसे तुम्हारी सजा बढ़ती जाएगी। और तुम क्या कह रही थी? तुम्हें मायके जाना है, वहां पर भी नहीं जाने दूंगा।
इस पर पिया उसकी तरफ देखने लगी। उसे तो पता ही नहीं था पप फेरे की रस्म वसम के बारे में। एकदम से दहशत ने कह दिया था। भले ही उस घर से उसका रिश्ता उसने तोड़ दिया था, लेकिन सोच रहे थे कि कुछ शायद इस घर से तो बचाने को मिलेगा। अपने मम्मी पापा को तो देख पाएगी। दिल से रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं था। तोड़ना उसने क्या भले दिया था, क्योंकि 3 लोगों से शादी करना उसके बस में नहीं था, लेकिन आखिरकार उसने की अपने बाबा की पगड़ी बचाने के लिए। अब तो स्टील के उस स्टैंड पर उसका हाथ बहुत ज्यादा जल रहा था। वहीं पर दहशत खड़ा होकर उसे देख रहा था। वह तो छांव में खड़ा हो गया था, लेकिन अब धूप धीरे धीरे कम होने लगी थी, पर वो स्टील का स्टैंड ठंडा नहीं हो रहा था। इतना आसान नहीं था ऐसे तपते स्टैंड पर हाथ रखकर खड़े रहना। यहाँ पर हाथ जलकर लाल हो गए थे और हाथ कांपने लगे, तो वह बार बार अपने हाथों को उठाने की कोशिश कर रही थी और अपने पैरों को भी, क्योंकि वह बिना चप्पल के ऊपर आई हुई थी। यहाँ पर नीचे अग्नि और वायु बहुत वक्त से परेशान हो रहे थे कि अभी तक दहशत बाहर क्यों नहीं आया। तो वायु खड़ा होते हुए बोला, एक्चुअली भाई आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ पर बैठकर इंतजार करना चाहिए। उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं जाकर देख आऊं क्या कि वो पिया के साथ कहीं पर कुछ उल्टा सीधा ना कर रहा। अगर उसने मेरी पिया को परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो छोड़ूंगा नहीं उसे। ऐसा कहकर वह जल्दी से ऊपर की तरफ गया। रूम का दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि पिया को दहशत खींच कर लेकर गया था। अब वह रूम में नहीं थे, तो वह हर तरफ उन्हें ढूंढने लगा। यहाँ पर उसने अग्नि को इन्फॉर्म कर दिया कि वह जल्दी से ऊपर आए, क्योंकि जी किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार करती है। जितना इंतजार करती थी उतना ही ज्यादा घबरा रही थी। यहाँ पर अग्नि भी उठकर जल्दी से वायु के पास आया और वायु ने उसे सब कुछ बता दिया कि यहाँ पर कोई नहीं था। अब अग्नि और वायु हर तरफ उसने उन्हें ढूंढ रहे थे और दोनों ही ढूंढते हुए टेरेस पर पहुंचे, जहाँ पर दहशत ने अपने सिगरेट निकाल ली थी। वह अपने होठों के तले दबता, उसके पहले किसी ने खींचकर उसे मुंह पर मारा। दहशत जाकर दूसरी तरफ गिरा। वहीं पर पिया पलटकर हैरान होकर देखने लगी, क्योंकि दहशत के गिरने की आवाज उसके कानों में पड़ी थी। यहाँ पर वायु ने तुरंत दहशत को धकेल दिया और अग्नि तुरंत भागते हुए पिया के पास आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पिया के हाथ और पैर दोनों ही जल रहे थे। अब कैसे पिया अग्नि से प्यार नहीं करती। वह अग्नि की तरफ देखकर रोने लगी, क्योंकि उसके दोनों हाथ लाल हो गए थे। यहाँ पर वायु लगातार दहशत को मारे जा रहा था। अग्नि ने यह देखा और पिया को अच्छे से कसकर पकड़ और वहीं पर एक साइड उसे खड़ा करके दहशत की तरफ देखा और गुस्से में बोल, तूने यह सब क्यों किया? बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे अंदर अकल नहीं है? पिया के ऊपर हम सबका हक है और तू ऐसे अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वह हम तीनों की पत्नी है, तो हम तीनों का हक है। ऐसे ही अकेले तू कुछ नहीं कर सकता है। उसकी हालत देखी है। ऐसा कहकर वो पिया को देख रहा था। वहीं पर दहशत उसकी तरफ देखकर एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, वह क्या था उसका नाम? सुमन, ऐसा कुछ नाम था ना उसका? सोमांशी। उसे हाथ लगाने का इसे हक है। इसे बहुत शौक है, तो बस वही बता रहा था कि अगर उसे हाथ लगाना है तो ठीक है, यह तो करना ही पड़ेगा। हस्बैंड तो मैं भी हूँ उसका, कभी प्यार किया है मुझे? इस पर वायु उसकी गर्दन पकड़कर बोला, तो तू जबरदस्ती प्यार कर पाएगा उसे? तो दहशत मुस्कुराकर उसकी तरफ तंज भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखकर बोला, अच्छा तो उस दिन जब तू रूम में उसे लेकर गया हुआ था, तो तू उसके साथ आरती और भजन कर रहा था? क्या मैंने नहीं देखा था कि तूने कितनी ज्यादा जबरदस्ती की थी? हम सब ने उसके साथ 1-2 बार जबरदस्ती की है, और इस बार सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। इस पर अग्नि का मन कर रहा था कि अभी के अभी दहशत की सारी पोल खोल दे, लेकिन फिर उसने पिया की तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में लेकर वहां से निकल गया। उसे वहां से जाते हुए देखकर दहशत ने तुरंत वायु की गर्दन पकड़ते हुए कहा, वह बड़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी करेगा, वह सिर्फ मेरी है, और यह बात तुम दोनों को समझ जानी चाहिए। वह दोनों इन सब चीजों पर लड़ ही रहे थे कि तभी केतकी जी की चिल्लाने की आवाज आई। यहाँ पर केतकी जी के चिल्लाने की आवाज सुनते ही दहशत, अग्नि और वायु सब छोड़ छाड़ के भागकर नीचे आए, तो देखा एक औरत एक आदमी के साथ खड़ी थी और उसने खींच करके केतकी जी को एक चमाटा मारा था, जिसकी वजह से केतकी जी जाकर एक साइड में गिर गई थी। टू बी कंटिन्यूड। केतकी जो को साइड में गिरा हुआ देखकर दहशत जल्दी से आया और उन्हें साइड से पकड़कर खड़ा करते हुए सामने देखकर बोला, बुआ जी, फूफा जी, व्हाट इज दिस? आप लोग बड़े हो, इसका मतलब कुछ भी नहीं करोगे? ये क्या माँ के साथ, ये मैं जान सकता हूँ? इस पर जो बुआ थी वो आगे आकर चुड़ैलों की तरह चिल्लाते हुए बोली, अरे बेटा, तुम काहे के लिए बीच में पड़ रहे हो? वो हमारे ननंद भोजाई के बीच का मैटर है, इनको तो हम बताएंगे। तीनों बेटों की शादी एक साथ कर दी, घर की परंपरा के अनुसार, और घर की परंपरा के अनुसार इस घर की बेटी को ही बुलाया नहीं गया। अभी से तुम्हारे भाव इतने ज्यादा खुल गए हैं, अभी से तुम इतनी ज्यादा चौधराइन बनकर फिर रही हो। अरे तुम जानती नहीं हो हम इस घर के बड़े हैं, और तुमने हमें नहीं शादी में बुलाया। तीनों बेटों की शादी कर ली, तीनों बेटों की। इस पर केतकी जी घबराते हुए बोली, जीजा जी आप ही समझाइए ना दीदी जी को, शादी इतनी जल्दी जल्दी में हुई कि हम किसी को बुला ही नहीं पाए। आप समझ रही है ना? इस पर कालिंदी जी, जो कि दहशत, अग्नि और वायु की बुआ थी, और उनके हस्बैंड राजेश जी, वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। राजेश जी आगे जाकर कालिंदी जी को पीछे करते हुए बोले, जब पता है कि कालिंदी के पास इतना ही वक्त है और कालिंदी अपने तीनों भतीजों से उतना ही प्यार करती है, लेकिन जब नहीं समझना है तो मैं क्या करूं? अब भुगतो। तो इस पर केतकी जी एकदम से कालिंदी जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए जीजी। इतना कहकर वो शांत हुई
तो अभी दहशत सबके सामने आते हुए बोला, मॉम की गलती नहीं है, एक्चुअली सब बहुत जल्दबाजी में हुआ है। तो कालिंदी गुस्से में बोली, अब तू तो अपनी माँ की साइड लेगा ही, सब कुछ साइड कर, पर बहू कहाँ है, उसे लेकर आ। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं पूरी तरह से श्योर ना हो जाऊंगी कि ये केतकी मेरी बहू को परेशान तो नहीं कर रही है। इसका कोई भरोसा नहीं है जब इसने विधि को इतना परेशान कर रखा है। तो ये सुनते ही विधि जल्दी से नीचे आ गई। कालिंदी जी को देखकर विधि बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी, बहुत ज्यादा खुश थी। इस घर में लड़कियों की कभी सुनी नहीं जाती थी, लेकिन कालिंदी जी का कुछ ज्यादा ही इस घर में हक चलने लगा था। जब कामदेव ने उसे उतनी ही रिस्पेक्ट दी थी। कामदेव ने हमेशा इस घर में लड़कियों को रिस्पेक्ट दी थी, पर केतकी जी ने इस घर के नियमों का पालन किया था, इसीलिए वो अपनी सास की फेवरेट थी। केतकी जी को अब शांत कर दिया गया था, क्योंकि अब कालिंदी बस पिया को देखना चाहती थी। अब कौन किसे बताए कि पिया की हालत दहशत ने इतनी बुरी कर रखी थी कि वो इस वक्त किसी के सामने आने वाली हालत में नहीं थी। पिया बहुत परेशान थी। वो इस वक्त अपने हाथों को देख रही थी और सारे भाई तुरंत बाहर इसलिए आ गए थे कि अगर सारे बाहर नहीं आते तो यहाँ पर कालिंदी सब कुछ अपने सर पर उठा लेती। वो केतकी जी की तरफ देखकर और फिर विधि की तरफ देखकर बोली, बहू को लेकर आओगी या फिर मैं ही जाऊं बहू के कमरे में। ये सुनते ही विधि ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। विधि इन सब चीजों से अनजान थी, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाती उसके पहले ही दहशत उसके आगे आते हुए बोला, एक्चुअली वो आराम कर रही है बुआ जी, सो आई थॉट कि कुछ वक्त के बाद। तो कि कालिंदी जी गुस्से में उसे देखते हुए बोली, शाम को कौन सोता है, बहू की तबीयत खराब है क्या, किसी ने कुछ किया है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहू को उठकर सुबह 4 बजे नहला दिया हो। ये सुनते ही केतकी जी की धड़कनें बहुत तेज चलने लगी थी, क्योंकि उन्होंने पिया को कहा था कि आज से उसे सुबह के 4 उठाना था, लेकिन कालिंदी जी उसके लिए वरदान बनकर आ गई थी। यहाँ पर अब कालिंदी जी को कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उन्हें शक हो रहा था। उन्होंने सबको साइड कर दिया और विधि को पीछे करते हुए बोली, अब सब लोग हटो, मैं खुद जाऊंगी, सब लोग साइड हो जाओ। ऐसा कहकर वो जाने को हुई। यहाँ पर दहशत उनके पीछे पीछे भाग रहा था। पिया अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी। कालिंदी जी ने अब सब जो साइड कर दिया। वो अग्नि और वायु का कमरा चेक कर रही थी, दोनों के कमरे में नहीं थी। तभी एकदम से दहशत का कमरा खोला उन्होंने तो सामने देखकर उनके होश उड़ गए थे। पिया वैसे ही बेड के नीचे बैठकर बेड पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसके ऊपर अपना चेहरा रखकर रो रही थी। पिया को इस तरह से रोते हुए देखकर कालिंदी जी को अजीब लगा। अभी तक पिया का चेहरा उन्होंने देखा नहीं था। अब उन्हें क्या पता था कि उनकी बहू इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। वो धीमे कदमों से पिया के पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखा तो पिया ने जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ देखा। एक तो इतनी खूबसूरत, ऊपर से चेहरा लाल, हाथ था हल्के हल्के से, नाक भी लाल, आंखें लाल, पूरा चेहरा लाल खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था कि बाहर झलक रही थी। एक वक्त के लिए कालिंदी जी उसे देखती रह गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पिया को चुप कराए या फिर उसकी खूबसूरती देखें। वहीं पर दहशत उसे देखकर जल रहा था। उसका मन कर रहा था कि बस पिया को बिस्तर पर लेकर जाए। उसकी ये बीवी थी, लेकिन उसके लिए उसे पाना ऐसा लग रहा था कि सदियों की तपस्या हो। उसने इतने वक्त से तपस्या की थी, फिर भी पिया उसके पास नहीं आई थी। पिया ने अचानक से कालिंदी जी की तरफ देखा तो वो कंफ्यूज होकर आगे पीछे देखने लगी। तो विधि पीछे से आते हुए बोली, वो हमारी बुआ जी है भाभी। ये सुनते ही पिया ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू अपने सर पर रखा और उनके पैर छूने लगी। और उसके संस्कार देखकर कालिंदी जी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर बोली, सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो और इन छछूंदरों को तुम अपने इशारों पर नचाओ। ये सुनकर भी पिया ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि जिस सिचुएशन में वो थी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। तभी पिया एकदम से खड़ी हुई और कुछ सोचकर बोली, जी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पिया इतनी ज्यादा काम करने वाली नहीं थी, लेकिन हो चुकी थी। जैसे ही वो पलटने को हुई तभी एकदम से कालिंदी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और ये देखकर दहशत की जान हलक में आ गई। और एकदम से कालिंदी जी ने उसका हाथ पलटकर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोली, ये इतना लाल कैसे है? हाँ, तुम्हारे हाथ जले हुए कैसे लग रहे हैं? मैं जान सकती हूँ कि क्या हुआ है? ये सुनकर पिया ने एक नजर दहशत को देखा। दहशत बस उसकी तरफ देख रहा था, ये सोचकर कि पिया उसकी तरफ देख रही थी। वो ये सोचता था, पिया उसे देखे, हमेशा उसे प्यार से देखे, उसे हमेशा करीब आने के लिए कहे, पर ऐसा होता नहीं था। पिया नजरें झुका ली थी कि तभी कालिंदी जी चिल्लाकर बोली, तुम्हें भी लगता है ऊंचा सुनाई देता है, बोलो मुझे। इस पर पिया कुछ सोचकर बोली, बुआ वो एक्चुअली मुझे शाम के व्यूज देखने की बहुत जल्दी होती है तो। इतना कहकर वो शांत हो गई तो कालिंदी जी फिर से बोली, अब आगे बोलोगी भी? तो पिया रोते हुए बोली, वो इन्होंने मुझे ले जाकर टेरेस पर खड़ा कर दिया, वो मेरे दोनों हाथ स्टैंड पर रख दिए, जल गया। पिया ने दहशत की तरफ इशारा कर दिया था। यहाँ पर दहशत हैरान था। उसने अक्सर देखा था कि लड़कियां अपने पति को बचा लेती थी, पर यहाँ पिया का अलग ही चल रहा था। वो तो खुद ही उसे परेशान करने में लगी हुई थी, उसे फंसा रही थी। वो एकदम से घबरा गया। वहीं पर कालिंदी की पलटकर उसकी तरफ देखकर एकदम से इसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, क्या कर रहे थे आप, जरा बताएंगे? जब आप इतनी खूबसूरत बीवी के साथ कोई ऐसा करते हैं, हिम्मत कैसे हुई? आखिर क्या गलती थी उसकी? अब दहशत क्या ही बताता कि किस गलती के लिए उसने पिया के साथ ऐसा किया था। पिया ने बस एक लड़के से बात कर ली थी, उसे छू लिया था, इसकी वजह से अब वो अपनी जलन का लेवल कितना क्रॉस करेगा, ऐसे ही ना जाने कितने सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे।
कालिंदी जी उसे खींचकर बाहर लेकर आई और यहाँ पर पिया को अच्छे से पकड़कर लेकर आई विधि। दहशत, अग्निवायु सब एक साथ आकर खड़े हो गए थे। कालिंदी जी केतकी जी की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा बेटा ऐसे कर रहा है भाभी और तुम चुपचाप खड़ी हो, देखो बेचारी का हाथ। ऐसा कहकर उन्होंने पिया का हाथ ऊपर किया तो पिया की आंखें भर आई। उसे दर्द सहने की आदत नहीं थी। जैसे रीमा जी उससे हमेशा से पूछती थी तो वो तुरंत बता देती थी, वैसे ही कालिंदी जी ने पूछा था उसने बता दिया। वहीं पर केतकी जी को गुस्सा आ रहा था। हमेशा से लड़कियां अपने पति को बचाती आई थी पर पिया जो था उसने सामने बोल दिया था। यहाँ पर राजेश जी सामने आकर बोले, इतनी इतनी खूबसूरत बहू को तुम। इतना कहकर वो आगे कुछ कहते उसके पहले ही दहशत ने एक झटके में उनका कॉलर पकड़कर अपने सामने किया और उनकी आंखों में देखकर बोला, फूफा जी इज्जत कर रहा हूँ, इज्जत ले लीजिए, बुआ नहीं है आपकी, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। वो खूबसूरत है तो सिर्फ मेरे लिए है। ये सुनकर राजेश जी हैरान होकर उसे देखने लगे। दहशत का पागलपन बढ़ रहा था पिया के लिए, तो पिया कालिंदी जी की तरफ देखने लगी। वहीं पर कालिंदी जी उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, क्या बात है बेटा, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम बोलो ना, तुम बोलो, मैं आ गई हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। कालिंदी जी ने उसे इस बार इमोशनल सपोर्ट किया था। पिया उनके गले से लगी हुई थी और उसके बाद कुछ देर बाद अलग होते हुए बोली, वो कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके जा सकती हूँ, मुझे जाना है, उसने रोते हुए लगभग कहा था। उसे बस रोना आ रहा था, अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। उसकी मासूमियत देखकर कालिंदी जी मुस्कुरा कर बोली, बेटा चाहती तो मैं हूँ कि तुम जो तुम्हारी ख्वाहिश है वो पूरी हो, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो मैं भी आई हूँ अपनी बहू के साथ रहने के लिए, तो रहना चाहती हूँ। उनकी बात पर पिया समझ गई कि ये भी उनकी बात नहीं सुनेगी, तो वो अपना चेहरा लटका कर दूसरी तरफ जाने लगी कि तभी एकदम से कालिंदी जी मुस्कुरा कर बोली, लेकिन हाँ, अगर तुमने कहा है तो हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, तुम जा सकती हो। वैसे भी सुना है तुम्हारी पगफेरे की रस्म नहीं हुई, तो पगफेरे की रस्म के लिए तुम जा सकती हो, लेकिन बेटा बस एक रात रुक कर आना होगा। ये सुनते ही पिया का चेहरा चमक गया। एक रात के लिए ही सही, लेकिन वो इस नरक जैसे घर से बाहर तो निकलेगी। दूसरों को लगता होगा कि ये सिकरवार भवन महल था, लेकिन पिया के लिए सिर्फ एक कैद खाना बनकर रह गया था, जिसमें से उसे निकालना था कैसे भी करके। वो जल्दी से पलट कर आई और कालिंदी जी के गले लगने लगी, लेकिन ये सब सुनकर अग्निवायु और दहशत सब एक दूसरे को देख रहे थे। अग्नि और वायु दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दहशत को देखने लगे थे, क्योंकि उसके चेहरे की नसें उभरने लगी थी। टू बी कंटिन्यूड। कालिंदी जी बहुत ज्यादा खुश थी। पिया बहुत मासूम थी और उतनी ज्यादा खूबसूरत थी। वैसे भी उन्हें अपने भतीजे के लिए खूबसूरत बहू ही चाहिए थी। वो सबकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जो कि हर एक पति को तुम्हारे साथ करना होगा, लेकिन तीनों के लिए अलग रस्में हैं। मुझे पता है कि अभी तक भोजी ने ना ये सब काम किया नहीं होगा, बस मुंह दिखाई कर ली होगी, जहाँ पर उन्हें लेने वाला चीज नजर आया होगा, जहाँ पर प्रॉफिट नजर आया होगा। ऐसा कहकर कालिंदी जी ने केतकी जी को घूर कर देखा। यहाँ पर केतकी जी राजेश जी को देख रही थी। राजेश जी को तो कालिंदी जी के सामने बोलना ही नहीं आता था, और वहीं पर कालिंदी जी जाकर चुपचाप सोफे पर पसरते हुए बोली, जिस दिन नानी माँ आ गई ना उस दिन समझ में आएगा, इसलिए कह रही हूँ कि बहू के सारे रस्में करवा दो भोजी, वरना आपको बाद में बहुत झेलना पड़ जाएगा, अगर नानी माँ आई तो बहुत सुनाएगी। इतना कहकर उन्होंने दहशत को अपने करीब आने के लिए इशारा किया। दहशत पहले तो कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर वो उनकी तरफ बढ़ गया। अब कालिंदी जी ने अपने पर्स से एक कमरधनी निकालकर दहशत के हाथों में पकड़ा दी और मुस्कुरा कर बोली, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ये कमरधनी तुम उसे पहनाओ बहू को, वो तुम्हारी पत्नी है ना, तो फिर तुम्हारा हक है। मुझे पता था कि ऐसी कोई भी रस्म नहीं होने वाली, इसलिए मैं रस्मों का सारा सामान लेकर आई हूँ, और अब तुम्हें पिया को ये पहनाना पड़ेगा। ये सुनकर दहशत कभी अपने हाथों में रखी कमरधनी देखता तो कभी पिया की कमर को। यहाँ पर पिया समझ रही थी कि दहशत क्या देख रहा था, इसलिए वो अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी कमर कवर करने की कोशिश कर रही थी। तो दहशत अपने मन में मुस्कुरा कर बोला, कितना दूर भगाना है? हाँ, जितना दूर भगोगी उतना ही नजदीक आना पड़ेगा तुम्हें। कार में रोमांस पूरा नहीं हो पाया तो क्या हुआ? आई नो मैं रोमांस करते वक्त वाइल्ड हो गया था, और उस वक्त मुझे इतना हैरेस नहीं करना चाहिए था तुम्हें। शायद उसी वजह से तुम डर गई थी, तुम्हारे पैरों में चोट आ गई, पर आज रात का क्या? ऐसा कहकर वो पिया की तरफ बढ़ा। पिया की हिम्मत नहीं बढ़ रही थी, वो जल्दी से अग्नि के पास आकर खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि अग्नि के पास आकर खड़ी हो जाएगी तो दहशत उसे नहीं छुएगा। वहीं पर अग्नि दहशत को देख रहा था। जैसे ही दहशत पिया को छूने की तरफ बढ़ा तो अग्नि और वायु दोनों ने उसके सीने पर हाथ रख दिया। अग्नि और वायु दोनों ही दहशत की तरफ देखकर नमे सर हिला रहे थे। ये देखकर अचानक से दहशत मुस्कुराया और फिर पीछे पलटकर तो मुस्कुराकर कालिंदी जी की तरफ देखा। कालिंदी जी ने अग्नि और वायु को आंखें दिखाते हुए कहा, उसकी पत्नी है, तुम दोनों के साथ भी और रस्में करनी है, पर पहली रस्म दहशत करेगा, क्योंकि वो सबसे छोटा है। इस पर अग्नि और वायु दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि कभी भी दहशत अगर कुछ करना चाहे तो वो लोग रोक नहीं पाते थे। यहाँ पर पिया एकदम से अग्नि को पकड़ रही थी। कालिंदी जी मुस्कुरा कर बोली, मुझे लग रहा है कि पिया बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही है, और हो सकता है कि लोगों के सामने उसे अनकंफर्टेबल फील हो, इसलिए दहशत उसे लेकर रूम में जाओ, लेकिन हाँ अपने हाथों से ही उसे कमर धनी पहनाना, क्योंकि तभी रस्म पूरी होगी। इस पर दहशत मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी बुआ, वो क्या है ना कि आपकी बहू को छूने का बहुत शौक है मुझे, और हमेशा छूने के नए नए बहाने ढूंढता हूँ, आपने तो वैसे ही बहाना दे दिया। ऐसा कहकर वो उसकी कमर को देख रहा था और लगातार अपनी गर्दन टेढ़ी करके ऐसे देख रहा था जैसे कि पूरा खानदान देख ले कि वो उसकी कमर ही देख रहा था।
वहीं पर कालिंदी जी खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना बेटा जी, इतना ज्यादा बेशर्म होने के लिए नहीं कहा था मैंने, चुपचाप जाओ और रस्म पूरी करके आओ, मेरे पास आओ, वक्त नहीं है इतना। इस पर दहशत मुस्कुरा दिया और उसने एक झटके में पिया को अपनी तरफ खींचा और मुस्कुरा कर बोला, चले रस्म पूरी करने। पिया के हाथों में वैसे ही चोट लगी हुई थी, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी कालिंदी जी फिर से बोली, और हाँ, दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो पहली सजा के साथ साथ दूसरी तरफ सजा भी तैयार रहना। ये रस्म पूरी करके उसके बाद तुम्हारी सजा तुम्हें मिलेगी, जो तुमने पिया के साथ किया है। इस पर दहशत मुस्कुरा दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पिया के साथ ऊपर रूम की तरफ जाने लगा। यहाँ पर पिया जैसे जैसे चल रही थी वैसे वैसे उसकी कमर इधर उधर हिल रही थी और दहशत बस उसे ही देख रहा था। फिर वो अपने मन में पिया की पूरी बॉडी को देखते हुए बोला, मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही हॉट नहीं है, इतना हॉट तो किसी को नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वो ऊपर की तरफ आया। यहाँ पर पिया जैसे ही रूम में आई तो वो एकदम से अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, नीचे किसी को पता नहीं चलेगा, आप दीजिए मैं पहन लूंगी, आप जाकर कह देना कि आपने पहनाया है। तो दहशत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, चीटिंग मेरी डिक्शनरी में नहीं है, शायद तुम्हारी में ही होगा और बुआ जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें जरूर पहनाऊंगा। तो इस पर पिया भी उसकी तरफ देखकर बोली, तो ये मत भूलिए कि आपके दोनों भाइयों के साथ भी रस्म करना है, उनके साथ भी कोई चीटिंग नहीं होगी, जैसा होगा वैसे वो भी करेंगे। उसकी बात पर दहशत मुस्कुरा कर बोला, काफी स्मार्ट बन रही हो, क्या बोलते हैं इसे इंडियन लैंग्वेज में, की संगत का असर हो रहा है, वैसे अच्छी लग रहा है तुम्हारी ये स्मार्टनेस। और रही बात तुम्हारे मायके जाने की, तो बुआ जी कितना भी बोले पर तुम मायके नहीं जाओगी। तो पिया उसकी तरफ देखकर बोली, वो तो बुआ आज ही डिसाइड करेंगी, वैसे भी वो रहने वाली है तो वो मुझे बिना भेजे नहीं मानेंगी, इसलिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, अगर आपको पहनाना है तो ठीक है, वरना जा रही हूँ वहीं पर। ऐसा कहकर पिया जाने को हुई तभी एकदम से दहशत ने उसके पेट पर हाथ रख लिया और एकदम से उसे पीछे खींचकर अपने सामने कर दिया। पिया उसकी तरफ देख रही थी तो दहशत उसके ब्लाउज को देखते हुए बोला, डीप नेक ब्लाउज अलाउड है लेकिन सिर्फ मेरे सामने, वैसे हॉट लग रही हो लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम्हारी हॉटनेस बाद में देख लेंगे, मुझे पता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हॉटनेस देखूं। इस पर गुस्से में पिया बस दूसरी तरफ देख रही थी। वहीं पर दहशत ने एकदम से उसके पल्लू को उसकी पेट के सामने से हटाया और उसकी कमर को देखते हुए बोला, कमर और ज्यादा हॉट है। तो पिया गुस्से में बोली, यहाँ पर आपको कम्प्लीमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है, बुआ जी ने आपको भेजा है, चुपचाप रस्म कीजिए और चलिए यहाँ से। तो दहशत ने एकदम से बगल में रखी कमर धनी और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आज रात सुहागरात है हमारी। इतना बोलकर उसने एकदम से पिया की कमर पकड़ ली और उसकी तरफ देखकर बोला, जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। ऐसा कहकर वो घुटने के बल आया और बगल से कमर धनी ले ली, लेकिन पिया का पेट और कमर देखकर कहाँ कमर धनी पहना पाता। उसने पहले पिया की कमर पर हल्के से अपने होठों से छुआ तो पिया की आंखें बंद हो गई और वो उसके बालों को पकड़कर पीछे करते हुए बोली, पहनाइए, मुझे ये सब नहीं पसंद है। तो दहशत मुस्कुराकर हल्के से उसके दोनों हाथों को पकड़कर फिर थोड़ा सर्द आवाज में बोला, कुछ दिनों में सब कुछ पसंद आने लगेगा पिया, मैं जब तुम्हें हाथ लगाऊंगा, तुम्हारी कमर पर हाथ लगाऊंगा, तुम्हारे सीने पर हाथ लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी हर बॉडी के पार्ट पर मैं हाथ लगाऊंगा, हर जगह हाथ लगाऊंगा मैं पिया तुम्हें। पिया रोते हुए बोली, मैं नहीं हाथ लगाने दूंगी, मैं नहीं आऊंगी आपके पास। इस पर दहशत मुस्कुराकर बोला, वो तो वक्त बताएगा पिया कि तुम मेरे पास कितना आओगी। उसकी बात पलटने के बाद अचानक से उसने कमर धनी ली और उसकी कमर को छूते हुए बार बार यहाँ वहाँ टच करते हुए उसे पीछे लेकर गया, लेकिन कमर में पहनानी थी पर यहाँ पर दहशत के हाथ कमर से नीचे तक आ रहे थे, वो ठरकी हो रहा था पिया के लिए। जैसे ही पिया ने महसूस किया कि उसकी कमर के नीचे दहशत हाथ फेर रहा था तो उसने एकदम उसे दूर धकेल दिया तो दहशत नीचे गिर गया। अचानक उसने गुस्से में पलटकर दपिया को देखा, आज तक किसी लड़की ने उसे अपने आप से दूर करने की हिम्मत नहीं की थी, पर पिया यहाँ पर उससे दूर ही भाग रही थी। तभी दहशत खड़ा हुआ और उसने कमर धनी को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया, उसमें जो कहीं कहीं पर डायमंड लगे हुए थे और लर लगी हुई थी वो दहशत के हाथों में लग गई, लेकिन दहशत को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अचानक से पिया के होठों को पकड़कर उसके होठों के अंदर अपने होठों को जबरदस्ती डाला। पिया अपने सर को इधर उधर कर रही थी और बार बार रो रही थी और यहाँ दहशत को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बाकी सारे भाई तो शायद उसे वार्न करते थे, लेकिन दहशत वो तो उसे बिना वार्निंग के किस करता था। यहाँ पर दहशत ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया था और एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ रखा था, जिसकी वजह से पिया हल नहीं पा रही थी और जबरदस्ती उसकी जीभ को खींच रहा था अपनी तरफ। पिया अपनी आंखें बंद करके उसे धकेलने की कोशिश करती, लेकिन जितनी बार वो उसे धकेलने की कोशिश करती उतनी बार दहशत उसे पीछे धकेलकर उसे और बुरी तरह से किस करता, लेकिन जितनी बार वो उसे किस कर रहा था पिया के होठों का टेस्ट उसे उतना ही बेस्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही पिया ने उसे दूर करने की कोशिश की तो इस बार दहशत उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर दूर करने की कोशिश की तो 2 घंटे से पहले तुम्हारे होठों को नहीं छोड़ूंगा। तो पिया उसकी तरफ देखकर बोली, यहाँ पर रस्म करने आए हैं, बदतमीजी करने नहीं। आप बदतमीज है, आप बेशर्म है। तो इस पर दहशत उसकी आंखों में देखकर बोला, और ज्यादा बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना गाली दे सकती हो तुम मुझे, लेकिन शर्त यह है उसके बाद तुम मुझे ये सब करने दोगी। पिया ना में सर हिलाते हुए बोली, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं आना आपके पास। तभी एकदम से दहशत ने उसके सीने पर हाथ रखा और सहलाने लगा, तो पिया की सांस वहीं पर रुक गई। दहशत उसकी आंखों में देखकर बोला, कहीं ऐसा ना हो कि घर जाने से पहले तुम्हें चलने के लायक नहीं छोड़ूं। आज जो अग्नि और वायु सोच रहे थे ऐसा ही कुछ हमारे बीच में हो जाए, जो कि आज की रात में रुकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूँ, और उसकी तैयारी हो चुकी है। दहशत क्या बोल रहा था ये पिया को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतनी बात समझ गई थी कि आज रात कुछ तो दहशत अपनी लिमिट क्रॉस करने वाला था, जिसके लिए पिया को बस तैयारी करनी थी, लेकिन वो बच पाती या फिर नहीं बच पाती वो तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाके बिहारी ही जानते थे। टू बी कंटिन्यूड।
पिया को लग नहीं रहा था कि वो आज दहशत से बच पाएगी, क्योंकि दहशत आज फुल मूड में था। इसलिए वो बौखला गया था और पिया के ऊपर जाकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे किस कर रहा था और पिया अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसने ये किस कभी देखी नहीं थी, करने की तो बात छोड़ दो, इसलिए उसे और प्रॉब्लम हो रही थी। और दहशत और फुल रोमांटिक बंदा, जिसे तो रोमांस में आउट ऑफ 100 मिल सकते थे, इस तरह का बंदा था। और पिया को देखते ही तो उसको ऑटो रोमांस मूड चालू हुआ था और इस वक्त उसका ऑटो रोमांस मूड ही चालू हुआ था। अभी तक वो समझ नहीं पाया था, पिया उसे आंखें दिखा रही थी, लेकिन वो जब उसकी आंखों में देखे तब तो वो तो यहाँ पर उसके होठों की तरफ देख रहा था, उसके गाल पर वाइट कर रहा था। यहाँ तक कि उसने धीरे धीरे से पिया के एकदम से पेट पर अपनी उंगलियां रखी तो पिया सिहर गई और यहाँ पर दहशत ने तुरंत उसकी साड़ी के प्लेट्स में अपनी उंगलियां डाली और धीरे धीरे खोल दिया। जैसे ही पिया को ये महसूस हुआ, वो एकदम से आंखें बड़ी करके दहशत को देखने लगी और सहरते हुए बोली, आपने कहा था आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, माना कि। उसने इतना ही कहा था कि तभी एकदम से दहशत अपनी सर्द आवाज के साथ पिया के होठों पर उंगली रखते हुए उसे शांत कराते हुए बोला, एकदम शांत पिया, कुछ भी नहीं बोलोगी तुम, और तब तक नहीं बोलोगी जब तक हमारे बीच प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता। पिया उसे देख रही थी। वो आगे कुछ कहती उसके पहले ही दहशत उसके होंठों पर हल्के से अंगूठे को रगड़कर बोला, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स है तुम्हारे, आज तक इतने प्यारे और इतने रसीले होंठ मैंने कभी देखे नहीं। वो कम्प्लीमेंट पर कम्प्लीमेंट दे रहा था, लेकिन उसका कम्प्लीमेंट पिया को सिर्फ और सिर्फ हवस नजर आ रही थी, इसीलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और उसे दूर करने की कोशिश में थी। पर वो उसे दूर करने पर वो कर भी तो नहीं पा रही थी, और ऊपर से दहशत की जो सर्द आवाज, गर्म सांसें जब भी वो महसूस कर रही थी तो उसे अजीब लग रहा था। यहाँ पर अभी तक दहशत के दोनों हाथ उसकी कमर से नीचे तक आ गए थे और वो पिया की साड़ी को पूरी तरह से हटा चुका था। वो उसके ब्लाउज को खोल रहा था। यहाँ पर कालिंदी जी को बहुत ज्यादा लग रहा था कि अब वक्त ले रहे थे दोनों। वो सोच रही थी कि कहीं दोनों घबराने या फिर लड़ने तो नहीं लग गए। वैसे भी पति पत्नी तो थे। वो अग्नि और वायु की तरफ देख रही थी। अब वो दोनों भी उसके पति थे, इसलिए कालिंदी जी खुद जाकर देखना चाहती थी। वो एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा था। दरवाजा हल्के से खुला था और वो जानती थी कि वो दोनों सिर्फ कमर धनी पहनने गए थे और अभी वक्त भी तो गलत था, तो दोनों के बीच में ऐसा कुछ होना तो उनके हिसाब से नहीं था, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। यहाँ पर दहशत पिया के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसके पैरों को कसकर दबाए हुए था, उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी साड़ी बगल में गिरी पड़ी थी। कालिंदी जी सामने देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अचानक से वो पलट गई और एकदम से बोली, सॉरी सॉरी बेटा, वो मैं देखने आ गई, बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। यहाँ पर जैसे ही दहशत और पिया दोनों ने देखा कि कालिंदी जी आ गई थी, उसने एक नजर पिया को देखा। इस वक्त उसे छोड़ना सही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उठाना तो पड़ा। यहाँ तक कि दहशत ने अपनी शर्ट के बटन तक खोल लिए थे, इसलिए अब वो झूठला नहीं सकता था कालिंदी जी को कि वो ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर पिया जल्दी जल्दी से अपनी साड़ी अपनी कमर में लगाने लगी, लेकिन इधर उसे घबराहट सी लग नहीं रही थी। तो दहशत ने एक झटके में उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे आंखें दिखाकर शांत किया। उसके बाद उसने साड़ी उठाई और पिया की कमर में टांगने लगा। वो जल्दबाजी नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बहाने वो पिया को टच कर रहा था और पिया कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। दहशत ने उसकी कमर को हाथ लगाते हुए उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ये मत सोचना कि यहाँ पर हम स्टॉप हो गए हैं, इसे कंटिन्यू करना है मुझे, और इस बार अपने पति होने का हक लूंगा मैं, और तुम इस बार कोई भी बहाना नहीं बनाओगी पिया, क्योंकि ये रोज रोज के बहाने से कुछ भी नहीं हो सकता, तुम बचोगी नहीं। पिया ने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर कालिंदी जी दोनों को बात करते हुए सुन रही थी, तो वो एकदम से बोली, दहशत मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है धीरे धीरे, तुझे रोमांस करने का वक्त ही नहीं मिला बहू के साथ? यहाँ पर तू रस्म पूरी करने आया था, ना कि रोमांस करने। इस पर पिया की नजरें झुक गई, क्योंकि कालिंदी जी बिना शर्म के लगातार बोले जा रही थी। जैसे ही वो बोलकर खत्म हुई तो दहशत पलट कर बोला, क्या हुआ, आप भी उल्टी सीधी चीज देखती हो? बस उसकी साड़ी अचानक से मेरे पैर से लगकर खुल गई थी, और अचानक से पैर में लगने की वजह से ही मैं उसके ऊपर गिर गया था। उठने की कोशिश कर रहा था, उसके पहले ही आप आ गए। यहाँ पर हमेशा अपना कुछ उल्टा सीधा दिमाग लगाती रहती हो, दहशत ने बेबाकी के साथ कहा। उसकी बेशर्म वाली बात सुनकर अचानक से कालिंदी ने अपने पीछे पलटकर उसके कान खींचकर अपने सामने लाते हुए बोली, ये ना किसी और के सामने बनाना, ये मत सोचना कि तुम लोग ही डायरेक्ट जवान हुए हो, हम लोग भी ये उम्र देख चुके हैं, तो ये बहाने अपने पास रखो। तो दहशत इस तरह का मजाक बनाते हुए या फिर ये कहे कि उन्हें परेशान करते हुए बोला, आपके कहने का मतलब है कि फूफा जी ने ऐसे बहुत सारे बहाने बनाए हैं आपके साथ मिलकर? तो कालिंदी जी आंखें बड़ी करके पिया की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा आइटम तुम ही बर्दाश्त करो, जल्दी से रस्म पूरी करके आओ, और इस बार ऐसा कुछ भी होगा ना तो इस बार आकर अपनी आंखों के सामने पहनाने के लिए बोलूंगी, समझ में आया? जल्दी से नीचे आओ दोनों, उसके बाद बहू को लेकर रस्म के लिए भी जाना है आज। मैंने पंडित जी से अभी भी बात की है और उन्होंने कहा है कि आज का ही मुहूर्त है, तो बहू को आज ही अपने घर जाना होगा। ये सुनकर दहशत ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो इस पर कालिंदी जी ने उसके चेहरे पर आए हुए रिएक्शन को देख लिया और वो मुस्कुरा कर बोली, समझ आ रहा है मुझे कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही उसे। अब 1-2 दिन के लिए भी उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दोगे? अब उसे घूरना बंद करो, जल्दी से नीचे आओ।
ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल गई। उनके जाते ही दहशत ने फिर एक और बार वो कमर धनी अपने हाथों में उठाई। तभी पिया की नजर उसके हाथों पर गई जहाँ से खून आ रहा था, क्योंकि पहले भी दहशत ने वो कमर धनी अपने हाथों में दबाई थी, जिसकी वजह से हल्का हल्का खून आने लगा था, और अब दूसरी बार कसकर दबा दिया, जिसकी वजह से वो खून और बढ़ गया। तो वो घबरा कर बोली, आपके हाथों से खून आ रहा है। तो दहशत गुस्से में बोला, तो तुम्हें फर्क क्या पड़ता है, बताओ। पिया एकदम से बोली, मुझे खून देखकर डर लगता है, प्लीज, उसने मासूमियत के साथ कहा। तो दहशत एकदम से उसके बगल में ऐसे ही हाथ रखकर उसे दीवार से लगाते हुए बोला, तुम्हें खून देखकर डर लगता है और यहाँ पर मेरा दिल खून खून हो रहा है। तुम्हारे अपने आप से दूर जाने के नाम से यहाँ पर मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर समाना चाहता हूँ, और तुम हमेशा मुझसे दूर जाने की तैयारी में लगी रहती हो। पिया उसकी बातें सुनकर हैरान थी। वो आगे कुछ कहती है उसके पहले ही दहशत ने जल्दी से उसकी कमर को टच करते हुए उसे कमर धनी पहना दी। यहाँ पर पिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, क्योंकि दहशत का टच महसूस करके उसे सिरहन हो रही थी। उसने कुछ वक्त तक जब कुछ महसूस नहीं किया तो आंखें खोली, सामने कोई नहीं था। ये देख वो हैरान हो गई। वो जल्दी से भागते हुए बाहर आई तो देखा दहशत सीढ़ियां उतर रहा था। अग्नि और वायु अब पिया की तरफ देख रहे थे, जिसकी कमर में दहशत ने कमर धनी पहनाई थी, और नीचे आए और सबके बीच में आकर खड़ी हो गई। तो इस बार केतकी जी गुस्से में बोली, खड़ी क्या हो, मैंने सारी तैयारी करवा दी है। तुम्हारे घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स है जो कि कालिंदी के कहने पर रखा गया है, और कुछ और सिक्के हैं जो जाकर आसपास में बंटवा देना। आखिरकार सिकरवार खानदान की इकलौती बहू जा रही है तो अपनी नाक नहीं कटवाएंगे। और दूसरी बात की कल शाम तक दहशत अग्निवायु तीनों में से कोई ना कोई, या फिर हो सके तो तीनों ही जाएंगे तुम्हें लेने। इस पर पिया ने बस हाँ में सर हिला दिया। तो कालिंदी जी मुस्कुरा कर बोली, ये रस्म तो हो गई और बाकी की रस्म तुम आ जाओगी तो अग्नि और वायु पूरी करेंगे। वायु कुछ कहता उसके पहले ही अग्नि बोला, अच्छा दहशत का पूरा करने का वक्त हुआ तो आपने कुछ नहीं कहा, और हमारी बारी आई तो आप कह रही हो कल। तो कालिंदी की आंखें दिखाकर बोली, बहुत ज्यादा जल्दी है अपनी बीवी को छूने की। क्यों, इतने दिन हो गए हैं बीवी को आए छुए नहीं हो क्या। उसकी बात सुनकर अब अग्नि और वायु एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि उनके पास जवाब तो सच में नहीं था। पिया चुपचाप अपने रूम में गई और खुशी से सब पैक कर रही थी। भले ही रीमा जी और कैलाश जी को उसने कह दिया था कि वो अपने माँ बाप नहीं मानती, लेकिन वापस घर में जाकर उन्हें देखने का कुछ वक्त सुकून से रहने का चांस मिल रहा था तो वो कैसे छोड़ती। और ना ही वो मना कर रही थी कि वो नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ पल सुकून से उसे वही मिलने वाले थे। ये बात भी उसे अच्छे तरीके से पता थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा पगलाया हुआ था अग्नि, जो हर तरफ गुस्से में घूर रहा था। वायु के अलग नखरे चल रहे थे। पिया पूरी तरह से रेडी हो गई। कुछ वक्त में वो नीचे आई, लेकिन दहशत नीचे नहीं आ रहा था, उसे ही छोड़ने जाना था। अग्नि और वायु उसके पास आए हुए थे, उसे संभाल रहे थे। अग्नि एकदम से पलटकर बोला, पागल हो गया है, क्यों ऐसे कर रहा है। तेरे लिए हम लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। जिस दिन माँ को पता चलेगा ना पूरा सच, उस दिन पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगी, और तू है कि इतनी छोटी छोटी सी बात पर रिएक्ट करे जा रहा है। तेरी बीवी है ना, कहाँ जाएगी, वापस तुम्हारे पास ही आएगी। तू जा रहा है उसे छोड़ने, हर रस्म तेरे साथ हो रही, अभी और क्या चाहिए। कोई उसे नहीं छोड़ा है। इस पर दहशत पलट वायु की तरफ देखते हुए बोला, तेरी नजरें कुछ ज्यादा चलने लगी है उसके ऊपर, नजरों को थोड़ा हटा ले, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी को नहीं करना, नहीं मैं होने दूंगा। टू बी कंटिन्यूड। सिया ने उसे गुस्से से घूर रही थी, और अगर अब मैं यह सब करने से मना कर दूं तो, अगर मैं जाकर दादाजी को सब बता दूं तो। सिया गुस्से से फट रही थी। आह्वान ने उसी एटीट्यूड के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसके करीब आकर कहा, तो तुम्हारा भाई मेरे कैद में ही रहेगा, और मेरी कैद में वह कब रिवॉल्वर चलाना सीख जाए और कब खुद के सर पर वह बंदूक रखकर खुद को मार ले, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। और जहाँ तक तुम्हारे साथ रहने का सवाल है तो तुम अब मेरी पत्नी हो, हम दोनों ने पूरे विधि विधान के साथ शादी की है, जिसके आई विटनेस दर्शन और पंडित जी हैं, और डिजिटल विटनेस सीसीटीवी कैमरा। तो तुम किसी भी कीमत पर मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, या तो अपने भाई के जिंदा रहते हुए या फिर अपने भाई के मरने के बाद। और जहाँ तक बात दादाजी की है तो मैं उनका इकलौता पोता हूँ, अगर मैं उनके सामने एक बार भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, यह बताने के लिए मुझे तुमसे बेनतहा मोहब्बत है और मैं तुम्हें पाने के लिए इतना सब कुछ किया, गलत रास्ता अपनाया, और मैं अगर तुम्हें ना पाऊं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो दादाजी मेरी जिंदगी के लिए मेरी सारी गलतियां भूलकर मुझे कुछ भी करने की परमिशन दे देंगे, पर मैं तब भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी आह्वान। और मैं दादाजी को अच्छे से जानती हूँ, वह कभी मुझे मजबूर नहीं करेंगे तुम्हारे साथ रहने के लिए, पर तुम्हें रहना होगा सिया। आह्वान ने उसे बीच में टोका, क्योंकि वो क्या है ना, तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ, ऐसा ना हो कि उनकी जिंदगी तुम्हारे जिद के कारण खत्म हो जाए। आह्वान। सिया गुस्से से चीखी। आह्वान ने अपने कानों को हिलाया, कॉमन वाइफ यू आर सो एंड रोमांटिक यार, पति को नाम से नहीं बुलाते, कॉल में सोना जानू, तुम हब्बी भी बोल सकती हो, आई डोंट माइंड। आह्वान ने जल्द ही अपना फेस सीरियस बनाते हुए सिया के करीब आकर उसे वार्न करते हुए कहा, तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे साथ ही रहना है सिया, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है अभी तब भी। आह्वान और सिया दोनों कार में बैठे हुए थे। कार के आगे वाले साइड पर दर्शन बैठा हुआ था। सबके जान में अपने सवाल चल रहे थे। आह्वान इस वक्त यह सोच रहा था कि वह अपने दादा को कैसे कन्विंस करेगा कि उसने सिया से उसकी मर्जी से शादी की है, और वह उनकी शर्त पूरा करने के लिए यह सब नहीं कर रहा है, बल्कि अपने प्यार को पूरा करने के लिए, सिया को पाने के लिए उसने यह शादी की है। वही सिया के जहन में इस वक्त चल रहा था कि वह अपनी माँ को कैसे कन्विंस करेगी कि उसने आह्वान के साथ शादी क्यों किया है, और उसे यह शादी करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। वही दर्शन जो सिया को परेशान रोता देख रहा था, उसे सिया को ऐसे देखते हुए काफी बुरा लग रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, आह्वान राठौड़ खड़ा था।
तीनों अपने अपने सोच में मग्न थे कि तभी कार एक बड़े से मेंशन के पास आकर रुकी। आवान और सिया दोनों की नजरें उस घर पर पड़ी जहाँ तावान को वो घर अब उसके सपनों का स्वर्ग लग रहा था, वहीं सिया को वो अपना जेल जहाँ पर वो अपनी जीवन की गुलामी लिख चुकी थी। वह मेंशन बाहर से दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा था मानो किसी राजा के रियासत हो। उस घर के बाहर एक बड़ी सी गेट जिसके दोनों तरफ एक खुला मैदान जिसमें बहुत सारे फूल के पौधे लगे हुए थे। सामने व्हाइट कलर की एक संगमरमर से भी ज्यादा चमकदार इमारत जिसके ऊपर बड़ी बड़ी अक्षरों में राठौर मेंशन लिखा हुआ था। आवान ने सिया को देखते हुए कहा, वाइफी रेडी फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंस। वो कार से उतरा पर सिया अभी तक कार में बैठी हुई थी, उसके पैर अंदर जाने के लिए नहीं उठ रहे थे। आवान ने उसकी तरफ का गेट खोला और उसके बाजू को पकड़कर उसे गुस्से से उतारा। डोंट एक्ट लाइक दैट, हम अंदर जाने वाले हैं और दादाजी को देखकर तुमने किसी भी तरह की कोई भी ड्रामा करने की कोशिश की तो याद रखना आज तुम्हारे भाई का आखिरी दिन होगा। आवान ने जैसे ही सिया को धमकाया, सिया ने गुस्से से उसे घूरा पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। आवान राठौर मेंशन के अंदर आया, उसने अपने दादाजी को चिल्लाते हुए कई बार आवाज लगाया। वो तीसरी बार आवाज लगाने ही वाला था कि तभी एक आदमी जो करीब करीब 75 साल के लग रहे थे पर उनके औरे से अभी भी जवान लग रहे थे, वो नीचे उतरे। उनका हर एक कदम देखकर समझ में आ रहा था कि उसके पर्सनालिटी कितनी करिश्मा आई है। वह सीढ़ियों से चलते हुए नीचे आ रहे थे पर उसकी आंखों में एक अलग संशय था। जब उन्होंने आवान के बगल में एक लड़की को लाल जोड़े में देखा वो हैरान रह गए। आवान के दादाजी ने नीचे आते ही एक भारी आवाज में बोले, यह सब क्या नाटक है? आवान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी भी हिंदी फिल्म के जैसे एक लड़की हो कुछ पैसे खिलाकर 4 पैसे के यह माल पहनकर हमारे सामने शादी का नाटक करोगे और हम उसे पहचान नहीं पाएंगे? त्रिलोक लोकनाथ नाम है हमारा। तुम्हारी उम्र में मैंने 30 मल्टीनेशनल कंपनी को पीछे करके नंबर 1 बना था और तुम मुझे मूर्ख बनाने चले हो। त्रिलोकनाथ जी ने जैसे ही कहा आवान ने मुस्कुराया। उसने सिया का हाथ थामते हुए कहा, आपको पता है दादाजी, जब मैं सिया को घर ला रहा था तो मैंने इसे कहा था कि देखना दादाजी तुम्हें देखते ही कुछ ऐसा ही कोल्ड रिएक्शन देंगे और देखिए हम सही निकले। वाइफी, हमने कहा था ना कि मुझसे बेहतर दादाजी को कोई नहीं जानता। देखा, मैं शर्त जीत गया ना। आवान ने सिया की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। वहीं सिया काफी शॉक्ड थी क्योंकि आवान ने तो उसे कुछ ऐसा कहा ही नहीं था। और आप दादाजी, आपको मैं हमेशा गलत ही क्यों लगता हूँ? अगर आपको मेरी और सिया की शादी नाटक लग रही है तो मैं आपको देता हूँ कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा और ना ही मैंने सिया को कोई पैसे का लालच देकर या उसकी किसी मजबूरी का फायदा उठाकर यहाँ लाया है। आई रियली लव सिया। सिया हमारी ही कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव की हेड है और मुझे बहुत पसंद है। आज से नहीं, पिछले 6 महीना से। इनफैक्ट मैं जब सिया से पहली बार मिलता तब भी मैं इसका दीवाना हो गया। जब सिया को मैंने पहली बार देखा था कि तभी इस पर मर मिटा था। आवान ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, वाइफी कुछ कहो वरना दादाजी तो हमें तुम्हारा जालिम पप्पी बना देंगे। सिया अब भी ने अपनी आंखें नीचे झुकाए खड़ी थी। त्रिलोकनाथ जी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसा है पोते जी, आप यह उल्लू किसी और को बनाइएगा, अपने दादा को नहीं। अपनी जवानी में हमने भी खूब सारी फिल्में देख रखी है, हम अच्छे से समझ रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी के चैरिटी में जाने का डर है और आपका यह दादा कल जिंदा रहा या नहीं, बस इसलिए आप हमारा विल चेंज करने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। बस मुझे यह जानना है कि आपने इसके लिए इस बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। त्रिलोकनाथ जी ने जैसे ही कहा, आवान 2 पल के लिए चुप हो गया पर उसने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहा, नहीं दादाजी, बिल्कुल आप सही कर मैं नाटक कर रहे हैं और यह लड़की मजबूरी में या फिर अपने फायदे के लिए आपका नाटक में ना साथ दे रही है। आवान ने गुस्से कहा। उसके दादाजी ने जैसे ही यह सब कहा था आवान परेशान हो गया था। मैं थोड़े और ऐड कर देता हूँ, मैंने इसके भाई को किडनैप किया है और इससे अपनी शर्त मनवा रहा हूँ। आवान के अपनी आंखों में एक दिखावटी गुस्सा लाते हुए कहा, दादाजी प्लीज आप हमें कुछ बोल दीजिए। पर सिया और अपने प्यार के बारे में हम एक वर्ड भी नहीं सुनेंगे। हाँ, हम मानते हैं कि आपने कोई शर्त रखा था और आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ शर्त पूरा करने के लिए सिया को पैसों का लालच देकर यहाँ पर लाया हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिया के साथ सच्चे दिल से पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी कर चुका है और अपने दिल की सुनते हुए यह शादी की है। आवान ने इतने ज्यादा डेडिकेशन के साथ कहा था कि दादाजी की नजरें सिया पर टिक गई। वही सिया के चेहरे पर डर और असमंजस साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें तो आवान की तरफ थी जो यह कह रही थी कि उससे यह नाटक नहीं हो सकता। वही आवान उसे गुस्से से घूर रहा था मानो अगर इस वक्त सिया ने कोई भी मैशअप कर दिया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दादाजी ने सिया की तरफ देखते हुए काफी नरम आवाज में बोले, बेटा क्या यह सच है? आवान तुमसे प्यार करता है और तुम भी आवान से प्यार करती हो। देखो, अगर इस लड़के ने तुम्हें किसी मजबूरी में या जबरदस्ती यह करने के लिए कहा है तो तुम निश्चल होकर कह सकती हो मेरे सामने इसकी एक नहीं चलने वाली। त्रिलोकनाथ जी ने जैसे ही कहा सिया की आंखों में पानी भर गया, लेकिन वह उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने भाई की याद आ रही थी जो इस वक्त आवान के कब्जे में था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिया ने धीरे से हिचकिचाते हुए कहा, दादाजी आवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट मैं भी आवान से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ शादी किया है। मुझे नहीं पता कि आपने आवान जी के सामने कौन सी शर्त रखी है, पर आवान ने मुझे किसी शर्त के बारे कुछ नहीं बताया। उन्होंने मेरे साथ शादी इसलिए किया क्योंकि वह मुझसे प्यार करते हैं, सिया ने कहा। त्रिलोकनाथ जी ने एक बार फिर सिया की आंखों में देखा। वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसकी आंखों में छुपा कोई दर्द ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए था, बेटा क्या तुम सच में आवान से मोहब्बत करती हो? बेटा याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या यह दादाजी, आप तो मेरी मोहब्बत के दुश्मन बने हुए हैं। सिया के मन में जितनी भड़ास होगी वह यही निकालने लगेगी और पीटना मुझे पड़ जाएगा। आवान में माहौल को लाइट करते हुए कहा। वहीं उसने सिया के हाथों को पकड़ते हुए कहा, बताओ ना सिया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो और हम दोनों एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते। आवान ने जैसे ही कहा सिया ने आवान की तरफ देखा। उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे, पर फिर भी उसने खुद के दर्द को छुपाते हुए कहा, नहीं दादाजी, सच में आवान बहुत अच्छे हैं। वह मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट इन्होंने मुझे आज से 3 महीने पहले प्रपोज किया था। आज जब अचानक से मेरे घर पर मेरी शादी की बात चली और मैंने आवान को रोते हुए सब कुछ बताया तो आवान ने उस वक्त ही मुझसे शादी करने का प्रस्ताव दे दिया और हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर लिया। आवान जी सच में मेरी आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं देख सकते हैं। वह सच में मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, सिया ने कहा। तो त्रिलोकनाथ जी एकदम से मुस्कुराहट उठे। पहली बार उनके पोते ने कोई समझदारी का काम किया था। उन्होंने आवान के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत अच्छा किया बेटा।
हमें फक्र है तुम पर, जिससे मोहब्बत करो वह उसका साथ जीवन के हर मोड़ पर निभाओ, और यही तो मोहब्बत का उसूल होता है। और सिया बेटा, आप बिल्कुल भी उदास मत होइएगा, यह घर आपको उतनी ही प्यार से एक्सेप्ट करेगा जितने प्यार से आप अपने घर पर रहती थी। और अगर इस नालायक ने कभी आपको डांटा या कुछ कहा ना, तो आप सीधे हमें बताइएगा, हम इसे दिखना डांटेंगे। दादाजी ने कहा तो आवान तुम मुस्कुराकर उन्हें गले से लगा लिया। डोंट वरी दादू, मैं तो इससे खुद मार खा लूंगा, पर इसे डांटने का सोच भी नहीं सकता। आफ्टर ऑल सी इज माई वाइफी, आवान ने त्रिलोकनाथ जी से कहते हुए सिया के हाथों को जोर से पकड़ा। पर बेटा जी, आप दोनों रोमांस बाद में कर लेना, पहले हमारी बात सुनो और पहले तुम दोनों घर से बाहर निकलो, त्रिलोकनाथ जी ने कहा। पर क्यों दादाजी? आवान ने हैरानी से कहा। उसने इतना सब कुछ अच्छे से किया था, फिर भी त्रिलोकनाथ जी उसे अपने घर से बाहर जाने को क्यों कह रहे थे? वह डर गया था, मानो दादाजी को कुछ पता तो नहीं चल गया। अरे मेरे मासूम से पोते, तू शादी करके पहली बार बहू के साथ आया था और तू दनाता हुआ सीधे घर के अंदर आ गया। अरे कुछ रस्म रिवाज होते हैं जो हमें पूरी करनी होती है। घर में गृह लक्ष्मी आई है और उसका वेलकम इतना फीका, बिना उसके आरती किए उसे हम घर में कैसे ला सकते हैं? तो अभी तुम दोनों बाहर जाओ और हम दोनों के स्वागत की तैयारी करते हैं, दादाजी ने कहा। तो आवान में उसे रोकना चाहा, पर दादाजी के आगे आवान की कभी चली थी जो आज चलेगी। आखिरकार आवान को घर के दहलीज पर जाना पड़ा। त्रिलोकनाथ जी आरती की थाल लेने मंदिर की तरफ गए थे। वहीं आवान जो सिया के साथ खड़ा था, उसने उसके कानों में धीरे से कहा, मानना पड़ेगा वाइफी, क्या एक्टिंग किया है तुमने दादाजी के सामने? एक पल को तुम मुझे लग गया था कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत अच्छे, आवान ने कहा। वो मुस्कुरा रहा था, वही सिया की आंखों में आंसू थे। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या आवान कामयाब हो गया है अपनी चाल में, या दादाजी को पता चल जाएगा आवान के प्लान के?